हेलो दोस्तों, 78th BPSC 2024 100 डे सीरीज़ का आज डे सेकेंड है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बिल्कुल हम लोग डीप वे में स्टडी करेंगे बाय फ्लो चार्ट। बिल्कुल ये लेक्चर्स हमारे पेपर के लिए कैप्सूल डोज साबित होने वाला है। कल हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट किए थे कि किस तरीके से 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट राजगद्दी पे बैठता है और किस तरीके से 1712 में उसका मृत्यु हो जाता है। किस तरीके से काफ़ी खां बहादुर शाह फर्स्ट को साए बेखबर का दर्जा देता है। यानी कि इसके शासनकाल में इसी को पता नहीं हुआ करता था कि इसके साम्राज्य में क्या हो रहा है। इस कारण से काफ़ी खां इसको साए बेखबर का टाइटल देता है। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे डिक्लाइन ऑफ मुगल। आज इस टॉपिक को हम लोग बाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल को। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे कि औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, जो कि गवर्नर था काबुल का, वो अपने दोनों भाइयों को हरा करके राजगद्दी पे बैठता है, जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 AD तक रहता है। फिर वो अपने फादर यानी औरंगजेब की नीतियों में चेंज लाता है और ये कोशिश करता है कि सभी के साथ मधुर संबंध वापस से बन सके। यानी मराठा पॉलिसीज़ में चेंज लाता है, सिख पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, जाट पॉलिसी, ये सब हम लोग देख चुके हैं लेक्चर 1 में। फिर सर सिडनी वॉन के द्वारा कहा जाता है कि ही वॉज द लास्ट कैपेबल रूलर। यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट जो था वो लास्ट कैपेबल रूलर था। फिर हम लोग देखे थे कि काफ़ी खान कहता है कि ये साहे बेखबर है, बहादुर शाह साहे बेखबर है। यानी कि इसके साम्राज्य में क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं रहता था। इस कारण से काफ़ी खान इसको साहे बेखबर का दर्जा देता है। फिर वही बहादुर शाह मर जाता है 1712 1712 AD में। फिर वही सक्सेशन वॉर शुरू होता है, जिसमें जहांदार शाह विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठता है 1 साल के लिए। 1712 से लेकर के 1713 तक इसका शासनकाल रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किन टाइटल से नवाजा गया था इस बादशाह को। तो इसका शासनकाल रहा 1712 से लेकर के 1713 AD तक। जहांदार शाह सेट ऑन थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। अब बात यह है कि ये जुल्फ़िकार खान कौन है। तो जुल्फ़िकार खान असद खान का बेटा है। असद खान कौन था? तो असद खान जो है 31 वर्षों तक मुगल का वजीर रहा था असद खान। यानी कि औरंगजेब के टाइम पे भी असद खान ही वजीर था और असद खान का बेटा था जुल्फ़िकार खान। और यही जुल्फ़िकार खान के हेल्प से जहांदार शाह जो है राजा बनता है, हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। 1712 से लेकर 1713 के बीच में इसका शासनकाल रहा। अब बात यह है कि इससे तो कोई काम होने वाला है नहीं, तो थोड़ा बहुत अब इससे क्यों काम नहीं हुआ बताएंगे आगे। तो इसका जो वज़ीर था, अब क्योंकि जुल्फ़िकार खान के हेल्प से राजा बना तो इसको वज़ीर बनाया, मुग़ल कोर्ट का वज़ीर बनाया जुल्फ़िकार खान को। क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसके शासनकाल में जुल्फ़िकार खान वज़ीर था? तो जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फ़िकार खान जो था वज़ीर था। अब यही जुल्फ़िकार खान कुछ चेंजेस लाता है, जागीर में कुछ चेंजेस लाता है। तो बात यह है कि ये कहाँ व्यस्त था? तो ये जो है व्यस्त था अपनी लवहर के चक्कर में, जिसका नाम था लाल कुंवर। अब बात यह है कि लाल कुंवर जो थी वो नर्तकी थी। अब इसको नृत्य इतना पसंद था कि ये जो है जोधपुर तक चला जाता था नृत्य देखने के लिए। अब वहाँ ये दिखता है लाल कुंवर को। अब लाल कुंवर पे इसका दिल आ जाता है जहांदार शाह को, तो जोधपुर के राजा से लाल कुंवर का डिमांड कर देता है। अब तो भाई ये बादशाह है मुगल का, इसको कौन ही मना करे। तो लाल कुंवर आ जाती है मुगल दरबार में। अब यहाँ से भंटा धार होता है। कैसे होता है भाई? तो लाल कुंवर आती है मुगल दरबार में। अब मुगल दरबार में आती है तो जो लाल कुंवर कहती है वो जहांदार शाह भी करता है।
एक बार का घटना क्या है कि लाल कुंवर कही कि आप बिना कपड़ों के मुगल कोर्ट में जाइए। तभी बोला है बिना कपड़ों के जाएंगे, हम मुगल बादशाह हैं। तब फिर इसका मुंह उदास हो गया था, तो मुंह उदास हो गया तो बोले कि नहीं नहीं ठीक है जाते हैं। यानी कि अपने लवर को खुश करने के लिए एक बार बिना कपड़ों के जहांदार शाह, मुगल एम्पायर साम्राज्य, उतना बड़ा साम्राज्य का बादशाह बिना कपड़ों के मुगल कोर्ट में गया था। तो मुगल दरबारी बहुत क्रोधित हुए, इससे नाराज हुए, फिर वे ये वापस आ गया था। फिर एक बार ये भी घटना सुनने को मिलता है कि जहांदार शाह लाल कुंवर के कहने पे इसका वस्त्र पहन करके मुगल कोर्ट में जाता है। इस कारण से इसको लंपट मूर्ख का दर्जा दिया गया। मूर्ख में भी कौन सा, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इसके डोमिनेटेड बाय हिज लवर, जो ये बोलती थी इसको खुश करने के लिए वो ये करता था, लंपट मूर्ख। इसी के शासनकाल में बहुत मुगल साम्राज्य का बदनामी भी होता था। एक समय था कि मुगल साम्राज्य जब बादशाह जब दरबार में आते थे तो चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता था। यही सब हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है, किस तरीके से बादशाह आते थे तो पूरा मुगल दरबार में सन्नाटा फैल जाया करता था, जिस पे ये दाग लगाने का काम किया था जहांदार शाह। तो जहांदार शाह को किस टाइटल से नवाजा गया है? लंपट मूर्ख के टाइटल से नवाजा गया है। अब ये जो है मालवा के गवर्नर को, मालवा का गवर्नर जो है राजा जयसिंह को बना देता है और राजा जयसिंह को राजा सवई का टाइटल देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह को किसका टाइटल देता है? राजा सवई का टाइटल देता है। गुजरात का गवर्नर जो है राजा अजीत सिंह को बना देता है और इसको टाइटल जो है महाराजा का देता है, यानी कि राजा अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल देता है। और फाइनली जहांदार शाह, जो कि लंपट मूर्ख कहते हैं हम लोग इतिहास में, इसको फर्रुख सियर के द्वारा मार दिया जाता है। फर्रुख सियर के द्वारा मार दिया जाता है। तो इसके शासनकाल में हम लोग को दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो है मालवा का गवर्नर राजा जयसिंह को अपॉइंट करता है, जिसको राजा सवई का टाइटल देता है, और गुजरात का गवर्नर अजीत सिंह को अपॉइंट करता है, जिसको महाराजा का टाइटल देता है। तो ये था जुल्फिकार खान का स्टोरी। अब आता है गद्दी पे फर्रुख सियर। फर्रुख सियर आता है 1713 से लेकर के 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। 1713 से लेकर के 1719 तक। अब देखते हैं फर्रुख सियर का स्टोरी। अब फर्रुख सियर को इतिहास में घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर 1713 से लेकर के 1719 इसका शासनकाल रहा। 1719 तक इसका शासनकाल रहा। तो फर्रुख सियर जो है राजगद्दी पे विद द हेल्प ऑफ सैयद, यानी कि किसी रूलर के अंदर अपना कैपेबिलिटी नहीं था बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कि खुद से अपना कैपेबिलिटी से हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठ सके। वो किसी ना किसी के हेल्प से बैठा करते थे। तो फर्रुख सियर जो है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स के हेल्प से हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठता है। अब बात यह है कि ये सैयद ब्रदर्स कौन था? तो सैयद ब्रदर्स अपने टाइम का किंग मेकर कहा जाता था। यानी कि ये जो है सैयद ब्रदर जो है 7 से 8 लोगों को राजा बनाता है उतारता है, बनाता है उतारता है। यानी कि सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर का दर्जा दिया गया। किंग मेकर कहा जाता था सैयद ब्रदर्स को। इसमें 2 भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन खान। अब्दुल्ला और हुसैन खान, जाहिर सी बात है जब ये राजा बनाया फर्रुख सियर को, तो फर्रुख सियर अब्दुल्ला को बना दिया वजीर और हुसैन खान को बना देता है मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है सैन्य अधिकारी। ठीक है, हुसैन और अब्दुल्ला खान। ठीक है, अब्दुल्ला और हुसैन खान। सैयद ब्रदर्स जो है वो हिंदुस्तानी ग्रुप से रिलेटेड था। अब ये हिंदुस्तानी ग्रुप क्या है? तो फर्रुख सियर के टाइम पे, उस टाइम पे 4 नोबल ग्रुप हुआ करते थे। कितने? 4 नोबल ग्रुप हुआ करते थे। 4 नोबल ग्रुप में सबसे पहला था ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी।
ईरानी का लीडर कौन था? जुल्फिकार खान, याद है, असद खान का बेटा जुल्फिकार खान। तुरानी का लीडर था निजाम उल मुल्क। अफगानी का लीडर था सादत खान। और हिंदुस्तानी का लीडर था सैयद ब्रदर्स। यानी कि 4 नोबल ग्रुप्स में इसका जो है राज दरबार बटा हुआ था। ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ईरानी का जुल्फिकार खान, तुरानी का निजाम उल मुल्क, अफगानी का सादत खान और हिंदुस्तानी का सैयद ब्रदर्स। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसको राजा बनाता है ना, सैयद ब्रदर्स, उसी को मारने का प्लानिंग जो है ये शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी करता था तो सैयद ब्रदर्स टांग अड़ाता था। इसको अच्छा लगता नहीं था क्योंकि ये बादशाह था, तो सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लानिंग ये करने लग गया। अब सैयद ब्रदर्स को पता लग गया कि अरे इसको हम ही बनाए हैं राजा, मेरे को ही मारने चला है। तो सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियर पहला शासक था जिसका मुगल दरबार में गला काटा गया था। मुगल दरबार में राजगद्दी पे बैठा हुआ था और सैयद ब्रदर्स आता है और इसका गला काट देता है। यानी कि मुगल साम्राज्य के आगे जो खड़ा नहीं हो सकता था एक समय पे, वो उन मुगल बादशाहों का आज गला कट रहा है सबके सामने। मुगल साम्राज्य में, मुगल कोर्ट में सैयद ब्रदर्स आकर के और फर्रुखसियर गला काट देता है। जब इनको पता चलता है कि फर्रुखसियर जो है मारने का प्लान कर रहा है। इसके टाइम पे सैयद ब्रदर्स जो है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन करता है, जिसमें लीगल राइट ऑफ चौथ और सरदेश मुखी। अब ये चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है, जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे। फर्रुखसियर जो है इसको देता है चौथ और सरदेश मुखी का लीगल राइट्स दे देता है मराठाओं को। और इसके बदले मराठा प्रॉमिस करते हैं कि सैयद ब्रदर्स को मुगल कोर्ट में सपोर्ट करेंगे। और जब फर्रुखसियर का गला कट रहा था, बालाजी विश्वनाथ उसी मुगल कोर्ट में जो है उपस्थित थे। यानी कि मराठा जो है प्रॉमिस कर रखा था कि इस ट्रीटी के बदले मुगल कोर्ट में सैयद ब्रदर्स का सपोर्ट करेंगे। तो फर्रुखसियर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो सैयद ब्रदर और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में होता है, जिसमें लीगल राइट ऑफ चौथ और सरदेश मुखी जो है दिया जाता है किसको, मराठाओं को। ठीक है, फर्रुखसियर के बारे में समझ में आ गया। आगे देखते हैं। फर्रुखसियर 1717 में दस्तक देता है किसको, ब्रिटिशर को। दस्तक क्या था, तो परमिट फॉर फ्री ट्रेड इन बंगाल, जिसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने लगता है ब्रिटिशर। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ दस्तक पास किसके द्वारा दिया गया था, तो 1717 यानी 1717 AD में फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिशर को दिया गया था। दस्तक क्या था, तो दस्तक एक तरीके का परमिट फॉर फ्री ट्रेड इन बंगाल, यानी कि तुम बंगाल में ट्रेडिंग करो, तुम्हारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन दिया था, फर्रुखसियर दिया था। किसको दिया था, ब्रिटिशर को दिया था। क्या दिया था, दस्तक दिया था। हम लोग को पता है, हम लोग इसका स्टोरी सीख चुके हैं कि फर्रुखसियर को घृणित कायर क्यों कहा जाता था। पहले ये सब टाइटल नहीं मिलता था मुगलों को, लेकिन अब देखो मुगलों को टाइटल मिल रहे हैं, घृणित कायर, लंपट मूर्ख, साये बेखबर। अब इसमें आगे भी देखेंगे, इसको मिलता है रंगीला, मोहम्मद शाह को मिलता है रंगीला। देखते हैं आगे। फिर वही फर्रुखसियर किल्ड बाई सैयद ब्रदर्स, बता दिए कि मुगल दरबार में ही सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियर का गला काट देता है 1719 में, 1719 में। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह बनता है। 1719 में मर गया फर्रुखसियर। अब 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह रहता है। अब इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह का जो रियल नेम था वो था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का रियल नेम क्या था, रोशन अख्तर था। फिर वही बात कि मोहम्मद शाह जो है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स राजगद्दी पे बैठता है, हिंदुस्तान के राजगद्दी पे बैठता है और इसको रंगीला का दर्जा मिलता है। ये देखो रंगीला क्यों कहा जाता था,
कि मोहम्मद शाह अपने शासनकाल का ज़्यादातर समय हरम में बिताता था, मुग़ल हरम में। मुग़ल हरम मतलब जहाँ पे लेडीज़ रहा करती थी, वहाँ पे रहा करता था मोहम्मद शाह। इसको कोई मतलब नहीं था साम्राज्य से, कौन आक्रमण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। ये बस हरम में रहने का काम किया करता था। इस कारण से इसका जो है, इसको टाइटल मिलता है रंगीला का। नॉट अ कैपेबल रूलर, ऑफकोर्स काम धंधा नहीं करेगा तो कैपेबल नहीं रहेगा। और मोहम्मद शाह जो है कॉन्स्पिरेसी रचता है सैयद ब्रदर्स को मारने का। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह कुछ भी करता था तो सैयद ब्रदर्स फिर वही बीच में आता था। और फाइनली तुरानी लीडर के हेल्प से, तुरानी लीडर कौन था? निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क के हेल्प से सैयद ब्रदर को मोहम्मद शाह मरवा देता है। यानी कि निज़ाम उल मुल्क जो है सैयद ब्रदर को मार देता है। 1720 से लेकर के 1722 के आसपास सैयद ब्रदर्स जो है मर जाते हैं। और जैसे ही सैयद ब्रदर्स मरता है तो निज़ाम उल मुल्क को ये वज़ीर बना देता है। निज़ाम उल मुल्क को ये वज़ीर बना देता है। निज़ाम उल मुल्क दिमाग का बहुत तेज़ आदमी था, बहुत तेज़ आदमी था। और मुग़ल साम्राज्य में ये धीरे 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 बहुत ही क्या हो गया था? पावरफुल हो गया था। यानी कि सैयद ब्रदर्स को किसके शासनकाल में मारा गया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद ब्रदर्स को मारा गया। कौन मारा? निज़ाम उल मुल्क मारा। निज़ाम उल मुल्क वज़ीर बनता है, लेकिन निज़ाम उल मुल्क को ये पता था कि जब सैयद ब्रदर्स की तरफ कॉन्स्पिरेसी रचा जा सकता है तो मेरे तरफ भी रचा जा सकता है। ये दिमाग का बहुत तेज आदमी था। तो ये जो है 1724 में डिमांड करता है कि मुझे सूबेदारी दे दिया जाए दक्कन के 6 प्रोविंसेस का। तो इसको 1724 में दक्कन के 6 प्रोविंस का गवर्नर बना दिया जाता है। और फाइनली ये जो है हैदराबाद को फाउंड करता है। यानी कि हैदरा इज़ फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क। और हैदराबाद में ही एक नया डायनेस्टी का शुरुआत करता है ये असफ जाही डायनेस्टी इन हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असफ जाही डायनेस्टी किसके द्वारा शुरू होता है? निज़ाम उल मुल्क के द्वारा शुरू होता है इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह 1719 टू 1748। ठीक है, मोहम्मद शाह को शासनकाल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसी के टाइम पे जो है बहुत सारे रीजनल स्टेट, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट होने लगे, अलग होने लगे। यानी कि पहले जो जितना मुग़ल साम्राज्य बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे सारे स्टेट्स जो है अलग होने लगे। सबसे पहले अलग हुआ अवध का रूलर कौन था? सादत खान। बंगाल मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक सदातौला खान। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क। जाट में बदन सिंह और चूड़ामन। ये सब जो है राज्य अलग हो गए। किससे? मुग़ल साम्राज्य से। ठीक है, तो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह नेपोलियन ऑफ ईरान का आक्रमण होता है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। इसका स्टोरी देखते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739 में इन्वेजन होता है नादिर शाह का भारत में, जिसको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहते हैं हम लोग। नेपोलियन ऑफ ईरान किसको बोलते हैं? नादिर शाह को बोलते हैं। अब जब नादिर शाह अटैक किया तो मोहम्मद शाह कहाँ था? वहीं हरम में था। जब नादिर शाह हरम में था, वो अपने मुग़ल आर्मी को भेज दिया इससे लड़ने के लिए। यानी कि फिर बैटल ऑफ करनाल होता है। बैटल ऑफ करनाल किसके किसके बीच में होता है? तो मुग़ल आर्मी और नादिर शाह के बीच में होता है, जिसमें मुग़ल आर्मी हार जाता है और नादिर शाह जीत जाता है। बैटल ऑफ करनाल में मुग़ल कमांडर कौन कौन था? मुग़ल आर्मी कमांडर जो था निज़ाम उल मुल्क, शहादत खान, याद है? निज़ाम उल मुल्क, शहादत खान और खाने दौरान, ये 3 जो है उस टाइम पे बैटल ऑफ करनाल के मुग़ल आर्मी कमांडर थे। तो हार जाता है, तो नादिर शाह एंट्री करता है दिल्ली में। तो इन्फॉर्मेशन जाता है कि नादिर शाह दिल्ली आ गया। मोहम्मद शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नादिर शाह आता है रेड फोर्ट में, तब इसको इन्फॉर्म किया जाता है कि नादिर शाह रेड फोर्ट में आ गया। तब जाता है मोहम्मद शाह, बोलता है कि आपको क्या चाहिए। उसको सोचा था कि नादिर शाह होगा छोटा मोटा शासक। तो नादिर शाह बोलता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो बिना कुछ सोचे
मोहम्मद शाह इसको एट द टाइम 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर देता है और नादिर शाह बोलता है कि 5 करोड़ रुपए दिया जाए और दिल्ली में रहने का बंदोबस्त किया जाए। तो दिल्ली में कुछ दिन के लिए यानी कि 57 डेज के लिए दिल्ली में नादिर शाह रुकता है। तो होता क्या है, जब ये दिल्ली में घूम रहा होता है तो इस पे जो है गोली चलता है, नादिर शाह पे गोली चलता है, तो इसके कान के पास से गोली निकलता है। तो नादिर शाह को लगता है कि ये जो गोली है वो मोहम्मद शाह चलवाया है। तब वो अपने कमान से तलवार निकालता है और वहीं पे गाड़ देता है तलवार, ठीक है। और बोलता है कि कत्लेआम तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक ये तलवार मैं उठाकर अपने कमान में ना रख लूँ। और कहा जाता है कि दिल्ली में उस टाइम पे नरसंहार हुआ, इतना कत्लेआम हुआ, हर घर में जो है खून बहा। 57 डेज के लिए नादिर शाह रुकता है दिल्ली में और दिल्ली में कत्लेआम मचा देता है। और फाइनली मोहम्मद शाह आकर के और अपना मुकुट इसके चरणों में रखता है और तब जाकर के नादिर शाह जो है अपने तलवार को अपने कमान में रखता है और कत्लेआम बंद होता है। इस कदर मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गया था। क्या किसी का हिम्मत था उस टाइम? जब औरंगजेब था तब किसी का था हिम्मत? नहीं था। अकबर के टाइम पे था? नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुगल साम्राज्य से सब थर थर कांपता था। तो अपना मुकुट उतार करके और नादिर शाह के चरणों में रख देता है और इस तरीके से नरसंहार यानी कि कत्लेआम रुकता है। तो पहले तो डिमांड किया था कि 5 करोड़ चाहिए, फिर वो भारत से 70 करोड़ लूट कर लेकर गया नादिर शाह। 70 करोड़ लूट के ले गया। और क्या ले गया? कोहिनूर ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया और एक किताब था जिज मोहम्मद शाही, एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंडेंट था, शायद एस्ट्रोलॉजी और भूगोल पे डिपेंडेंट था। जिज मोहम्मद शाही, पीकॉक थ्रोन ले गया जो शाहजहां बनवाया था, कोहिनूर ले गया, ये सब लूट कर ले गया नादिर शाह। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में, यानी कि 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह रहता है। उसी के शासनकाल में नादिर शाह जो है आक्रमण करता है और 70 करोड़ रुपए लेकर जाता है। 70 करोड़ रुपए उस टाइम पे लेकर गया तो क्या हुआ? मुगल एम्पायर बिकम वेरी वीक। मुगल एम्पायर जो रहता है वो बहुत कमज़ोर खोखला हो जाता है, उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ देता है नादिर शाह। और नादिर शाह उसके बाद 1747 में मर जाता है और 1748 में मोहम्मद शाह भी मर जाता है। तो किस तरीके से इसको रंगीला कहा गया, मोहम्मद शाह रंगीला, हम लोगों ने स्टोरी को देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। नादिर शाह का इन्वेशन, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य जो है इंडिपेंडेंट होता है, सैयद ब्रदर्स मरता है, हैदराबाद बनता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है, कोहिनूर जाता है भारत से, पीकॉक थ्रोन जाता है, जिज मोहम्मद शाही जाता है और फिर बाद में पता है नादिर शाह पीकॉक थ्रोन को पिघला करके और अपना साम्राज्य को चलाता है। 1748 में मोहम्मद शाह जो है वो मर जाता है, डाइड हो जाता है। फिर इसके बाद कौन बनता है? मोहम्मद शाह के बाद बनता है अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह बनता है। तो अहमद शाह जो था, अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक इसका शासनकाल रहा। सन एंड सक्सेसर ऑफ मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का सन एंड सक्सेसर था। ये भी अनेबल रूलर। जब अहमद शाह जब बच्चा था, जब प्रिंस था, तो बैटल ऑफ मणिपुर लड़ता है किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। और उस टाइम पे अहमद शाह जो है अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है, क्योंकि अहमद शाह और एक अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का बेटा था। अहमद शाह अब्दाली
और ये टोटल 7 बार, देखो यहाँ पे लिखा है 7 बार भारत पे आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। तो 1748 में अहमद शाह जो है अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है। क्यों? क्योंकि अहमद शाह का सपोर्ट कौन कर रहा था? सफदर जंग कर रहा था। कौन कर रहा था? सफदर जंग जो है अहमद शाह का सपोर्ट कर रहा था। तो ये जीत जाता है बैटल ऑफ मणिपुर 1748 और सफदर जंग को अपना वजीर बना लेता है। और सफदर जंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। और फाइनली 1754 में अहमद शाह भी मर जाता है। 1754 में अहमद शाह अब्दाली कौन था? सन एंड सक्सेसर ऑफ नादिर शाह, जिसको नादिर शाह जो है एक टाइटल देता है दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी अहमद शाह अब्दाली को उसका पिता नादिर शाह टाइटल देता है दुर्रे दुरानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुर्रे दुरानी इतिहास में किसको कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी टाइटल कौन देता है? तो नादिर शाह देता है। यही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में लड़ता है। ठीक है, तो ये 7 बार जो है आक्रमण करता है। तो आज का वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इस कारण से हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अहमद शाह के आगे कौन से रूलर थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक का जो भी स्टोरी है आप लोग इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और बिल्कुल ये हो गया था जहांदार शाह लंपट मूर्ख। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कीप रिवाइज।